नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बात होती है जब यूपीएससी के सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की, तो वहां पे हमेशा पेपर टू को लेके सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के मन में। बहुत सारे तरह के डाउट्स ये होते हैं कि सीएपीएफ पेपर टू की तैयारी क्या करें। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता एग्जैक्टली कि पेपर टू डिमांड करता क्या है, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस या फिर एफकेट, और फिर वो जब सीएपीएफ का पेपर देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सेम है, जो कि नो डाउट सीएपीएफ का पेपर वन तो काफी हद तक सेम है, बट अगर हम पेपर टू की बात करें इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। इसीलिए इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में मैं डिकोड करने वाला हूं सीएपीएफ के पेपर टू को। सीएपीएफ का पेपर जो 3 अगस्त को होने वाला है, सो अभी भी आपके पास सब्सटैंशियल टाइम है। मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि ये टाइम आपको यूटिलाइज करना चाहिए, ना सिर्फ पेपर वन की तैयारी के लिए बल्कि पेपर टू की तैयारी के लिए भी। अगर मैं प्रॉपर तरीके से देखूं, यू हैव एंटायर मई जून जुलाई इन योर हैंड्स, तो आपके पास 3 महीनों का भी वक्त है। 3 months are there in your hands and I think this is the best time to prepare for CAPF paper 2 examination. Clear? अब सबसे पहली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में आती है वो ये है दैट पेपर टू जो है, सबसे पहले हम उसको समझे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। कोई भी अगर एग्जाम है उसकी आप तैयारी करते हो, स्ट्रैटेजी तभी बनती है जब आपको एटलीस्ट पता हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर पहले आपको दिखाऊंगा, उसके बाद ऑफ कोर्स विल बी टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स। सो ध्यान रखें, सबसे पहले तो मैं पेपर के बारे में आपको बता दूं कि पेपर सेम डे होगा आपका 3 अगस्त को ही सुबह। जो 2 आवर्स का पेपर है आपका 250 मार्क्स का होगा पेपर वन। ये बेसिकली है पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड, तो इसमें तो एमसीक्यूज होंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी इन दैट रिगार्ड्स। जब मैं बात करता हूं दोपहर को, आफ्टरनून शिफ्ट में 2 to 5 PM यू हैव द पेपर टू, जो कि पूरा का पूरा रिटन होगा एंड विल बी टॉकिंग अबाउट कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। इस क्लास में हमने बेसिकली वही बात करनी। सो I think it's very much important for us to first of all understand the structure of paper 2 कि भाई पेपर 2 का क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद of course we'll be having a proper clarity on each and every aspect. Very important this is clear. So having said that, जब मैं पेपर 2 की बात करता हूँ, कुछ ऐसा पेपर आपको दिखेगा। 3 आवर्स की ड्यूरेशन है, 200 मार्क्स का पेपर है, बट माइंड यू चाहे ये 250 नंबर का पेपर नहीं है पेपर वन की तरह, लेकिन मेरिट बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देगा। क्योंकि पेपर वन क्या है, वो तो एमसीक्यू बेस्ड है। आपने सीडीएस की अच्छी तैयारी की है, अगर आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हो तो आप वो कर जाओगे। लेकिन पेपर टू में बच्चा फंसता है, और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पेपर टू है उसमें एक बड़ी खास चीज आपको देखने को मिलेगी। मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनना। जो क्वेश्चन वन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंटेड है। क्वेश्चन वन मतलब ऐसे, थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। तो आप ये जो मतलब क्वेश्चन वन होता है, इसको या तो हिंदी या इंग्लिश में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जब मैं बात करता हूं बाकी सभी क्वेश्चंस की, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करने हैं। यू डोंट हैव अ चॉइस। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बच्चा ऑप्ट करता है बेसिकली, ऐसे जब फॉर्म फिलिंग की भी बात आती है कि भाई इंग्लिश में देना है कि उसने हिंदी में देना है, दैट इज फाइन। सो 80 मार्क्स आपके हाथ में ये है कि भाई ये लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है, लेकिन बाकी के जो मार्क्स हैं 120 मार्क्स, वो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही अटेन करने हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम के हैं, क्या पेपर टू हिंदी मीडियम में दे सकते हैं? द आंसर इज यस एंड नो बोथ। यस इसलिए कि भाई ऐसे आप हिंदी में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नो बिकॉज आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और इंग्लिश ग्रामर सबकी सब आपको इंग्लिश में करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ क्वालिफाइंग द सीएपीएफ रिटन एग्जामिनेशन बैक इन 2015। 2015 में मैंने खुद इसको क्लियर किया हुआ है। उस बेसिस में आपको हर चीज बताऊंगा। मूविंग अहेड, ध्यान से देखिए अब ये स्ट्रक्चर क्या है पेपर का। 200 मार्क्स का ये पेपर है, एज यू ऑल कैन सी दैट। यहाँ पे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव इज एसे। एसे में क्या आपको 4 ऐसे लिखने हैं, एक ऐसे 20 मार्क्स का है, दिस विल गिव यू 80 मार्क्स इन टोटल। सो ऐसे आपका क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देन यू विल हैव आर्गुमेंट राइटिंग फॉर 40 मार्क्स। अब ये देखो ये सब इंग्लिश में आपने करना है। 20 मार्क्स के 2 आर्गुमेंट है, 40 मार्क्स आपको दे रहे हैं। फिर रिपोर्ट राइटिंग आपको करनी है, 10 मार्क्स की 2 रिपोर्ट लिखनी है, 20 मार्क्स मिलेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग 15 मार्क्स की, और इंग्लिश ग्रामर लगभग 25 नंबरों की है। तो इसको मिला के आपका जोड़ बनता है अबाउट 200 मार्क्स। क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट एटलीस्ट डिकोडिंग द स्ट्रक्चर। अगर हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता
कि भाई पेपर 2 में आता गया तब तो हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फिर अब हम बात करेंगे कि भाई कैसे ऐसे राइटिंग को मास्टर कर सकते हैं, हाउ एग्जैक्टली कैन यू enrich your content, प्रेसी राइटिंग के क्या टूल्स होते हैं, हाउ एग्जैक्टली डू यू डेवलप योर रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाऊंगा, आगे और बहुत सारी वीडियोस मैं लाऊंगा सीएपीएफ पेपर 2 की, बट मैं यही चाहता हूं कि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझे। और बिफोर आई गो हेड, मैंने सीडीएस के ऊपर एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है आप सबके लिए, मैं ये चाहूंगा कि आप उसको जरूर एक बार देख लें। एवरीवन हु हैज नॉट वॉच्ड इट येट, आप जरूर देखें कि सीडीएस की जो एक इफेक्टिव प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से हो सकती है, उसको मैंने कोशिश की आपके समक्ष लाने की प्रॉपर तरीके से। एनीवेज, सो मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट सबसे पहले कि क्वेश्चन पेपर जब आप खोलोगे सबसे पहले आपको क्या दिखेगा। सो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपकी भी जो आंसर शीट है उसमें सबसे आगे क्या ऐसे है, एग्जामिनर को ऐसे दिखेगा आपका। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको देखते हैं, राइटिंग ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल हैव 6 एसेज, आप ये देख सकते हैं 6 एसेज हैं। ये रैंडम मैंने पेपर किसी भी साल का उठा लिया, बस ये इस पे ध्यान दो। 6 आपको टॉपिक्स दिए हैं, सभी के सभी बायलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपके अंदर ऑप्शन भी है आपके पास कि भाई आप हिंदी में लिखना चाहते हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो, जैसे भी आपने ऑप्ट किया हुआ है उस हिसाब से आप लिखोगे। और आपको इनमें से 4 एसेज लिखने हैं, सो यू हैव अ चॉइस। और किसी क्वेश्चन में आपको ऐसी चॉइस तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक चॉइस है। सो मेक श्योर यू यूज दैट चॉइस वेरी मच वाइजली। कि आप कैसे चूज करते हैं वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर चूज करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और इसमें एनालिटिकल और फैक्चुअल दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं। इंटरनल सिक्योरिटी पे ऐसे आते हैं, सोशल इश्यूज पे आते हैं, विमेन और यूथ पे आते हैं, एनवायरमेंट पे आते हैं, नेशनलिज्म पे आते हैं, गवर्नेंस पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे की क्या है, आप ये समझो, जो कुल मिला के ऐसे राइटिंग है सीएपीएफ की, उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यूपीएससी में आपको नहीं दिखेगी, वो है लेंथ ऑफ ऐसे। आप ये नोटिस करो क्या लेंथ है, यहाँ पे सिर्फ 300 वर्ड्स की तो लेंथ है। 300 वर्ड्स में तो ऐसे लिखना एक बहुत बड़ा ट्रिकी टास्क है। 300 वर्ड्स ओनली, सो यू हैव टू बी वेरी मच पिन पॉइंटेड। जो पूछा है आपने उसके बारे में लिखना है, इधर उधर की बात नहीं कर सकते। 50 वर्ड्स में आप अपना इंट्रोडक्शन देके बॉडी पे आ जाएंगे ऐसे की, इतना ज्यादा कम है। और 300 वर्ड्स मीन 300 वर्ड्स है, आप इसको 400 वर्ड्स नहीं कर सकते। इनफैक्ट कीप इट 280 टू 300। और मैं जानबूझ के कहता हूं ब्रीच मत करो। क्यों? आपको एक ऐसे नहीं लिखना है, आपको 4 ऐसे लिखने हैं। बिकॉज यू हैव टू राइट 4 essays, it is very much wise for you to stick to the time limit, because to stick to the word limit, because the moment you start breaching this 300 words, तो आप बाकी essays पे फोकस नहीं कर पाएंगे। चारों essays को अच्छे लिखो, ऐसा ना हो कि एक ऐसे पे आपने पूरा जोर लगा दिया, बाकी ऐसे आप मीडियोकर लिख रहे हो, doesn't make any sense। 20 मार्क्स का एक ऐसे है। सो मैं ये बात बोलूंगा, 300 words for basically each essay we have, है ना, हर एक ऐसे का 300 वर्ड्स है। और मैं बोलूंगा माइंड में एक टाइम लिमिट भी सेट कर लेना, क्योंकि वो तो एग्जामिनर नहीं बताएगा ना आपको। टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए? आइडियली यू कैन थिंक ऑफ 18 मिनट्स पर ऐसे। ट्रेन योरसेल्फ दैट यू कैन राइट अ 18 मिनट्स में ऐसे in 300 words. That is what the key is here, very much important. So you have to write 300 words per essay, and time limit you have to keep in your mind that 18 minutes में एक essay आप लिखोगे, that is how it is. 18 to 19 minutes you can keep in your mind, you know, that's totally up to you. 18 से 19 मिनट्स में आप essay को लिखेंगे, that is certainly very very important. Keep that in your mind, very very important. These aspects are whatever I am telling you. Clear? So now one thing is clear, that you have to not only keep word limit in your mind, you have to keep time limit also in your mind. Now comes a very important thing, that how do we write an essay? कोई भी अगर टॉपिक आता है तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, देखो कंटेंट एनरिचमेंट पे तो हम क्लासेस करेंगे, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एंड दैट इज रिलेटेड टू द पेस्टल टेक्निक। नाउ व्हाट इज पेस्टल टेक्निक? ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। P stands for political, E stands for economic, S stands for sociological, T is technological, L is legal and E is environmental. इसको मैं और भी अगर सिंपल बनाऊं, सो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, स्पाइस, दैट इज सोशल, P for political, I for institutional, C for cultural and E for
इकोनॉमिक भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। ऐसे आप इसको याद रख लो स्पाइस को। नाउ व्हाट इज स्पाइस? स्पाइस बेसिकली मींस आप जब भी कोई ऐसे लिखते हो, ट्राई टू कीप योर फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर थीम्स। यू हैव टू बी keeping your focus very much intact on these themes very much precisely. This is quite an important thing. This is what SPICE is all about. पेस्टल टेक्निक भी ऐसे काम कर रही है। सो आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने ऐसे में इनमें से जो भी रेलेवेंट थीम्स हैं, हो सकता है किसी में टेक्नोलॉजिकल थीम ना हो, इट्स फाइन, पर सब में पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशियोलॉजिकल थीम तो होती है ना? सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक थीम तो सब में ही होती है। तो आप उस फैक्टर को पिक करेंगे। मतलब कुल मिला के ये बात है, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट राइटिंग एन एसे, ट्राई टू थिंक ऑन दीज लाइंस। मेरे कहने का ये मतलब है, यू हैव टू बी थिंकिंग ऑन दीज लाइंस दैट हाउ इन द फर्स्ट प्लेस यू आर सपोज टू डू जस्टिस विद दैट। बिकॉज अल्टीमेटली देखो, कोई भी टॉपिक आपको दे दिया एग्जामिनर ने, अब आपका काम क्या है? आपका काम है इस पे जस्टिस करना, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी गुड। एनीवेज आगे बढ़े। नाउ मूविंग अहेड, अब मैंने आपको ऐसे का एक बेसिक आइडिया दे दिया है। 4 ऐसे लिखने हैं 300 वर्ड्स ईच के, एंड टाइम लिमिट रखनी है आपने 18 to 19 मिनट्स। तो आपने अपने आप को ऐसे ही प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ आई कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है स्टूडेंट्स का, उस पर आते हैं। आप पेपर उठाएंगे, चलो टाइम लिमिट बात कर दी हमने, पेपर उठाते हैं आप बेटे सीएपीएफ का, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है जी, राइट आर्गुमेंट्स। और बहुत क्लियरली एग्जामिनर बोलता है इसमें फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉर में भी लिखने, अगेंस्ट में भी लिखने, है ना? इसमें मैं कुछ कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। देखो ये टॉपिक्स में मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी, ठीक है? वीडियो गेम्स है, कुछ भी है, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है। लेकिन बात आती है जी, इसमें हमने अपने आप को तैयार कैसे करना है। सबसे पहली चीज पता क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है इसमें आर्गुमेंट राइटिंग में, यू हैव टू डिकोड द स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स होती है ना, उनको आप डिकोड करेंगे। डिकोड का मतलब क्या हुआ? डिकोड का मतलब है यू अंडरस्टैंड द कोर आइडिया, यू अंडरस्टैंड द कोर आइडिया, व्हाट इज दैट। तभी आप फॉरेन अगेंस्ट लिखोगे ना। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे? नहीं लिख सकते। एंड रिमेंबर दिस थिंग, you have to divide your answer into 2 clear subheadings, arguments for and arguments against, and that is very much important. So structure is important. So clear structure you have to adopt. You have to have a clear structure in your answer. जैसे आपने बेसिकली सब हेडिंग्स दे देनी है, फॉर के लिए भी सब हेडिंग दे देनी है आपने, अगेंस्ट के लिए भी। और अगर आपने कोर आइडिया अच्छे से समझा होगा तभी आप लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे नहीं तो। एंड यू नो, I would simply say one thing, and I'm sure you'll agree with me on that, that maintain a balanced tone. Maintain a balanced tone in this. Tone आपकी balanced होनी चाहिए, मतलब extreme stance मत लेना. That's very much important. So ultimately मतलब you should address various dimensions but maintain a balanced tone, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपके थॉट प्रोसेस कितना वाइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? सो ये चीज का आप ध्यान रखना खास तौर पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई यहां पे भी आपने भावनाओं में बहना नहीं है, टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। टाइम लिमिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहां भी आपको एक जो अटेम्प्ट किया, जैसे आपने ये अटेम्प्ट कर लिया एक, तो इसको भी आप 18-19 मिनट में करो, इसको भी आप 18-19 मिनट करो, मैक्सिमम 20 मिनट्स आपने लेने हैं। दैट इज हाउ इट इज। पर क्वेश्चन आप 20 मिनट्स लो, उससे ज्यादा मत लो। दिस इज हाउ इट इज। सो आई होप क्लियर हो गया। फ्लो अगर आपका लॉजिकल होगा तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू वेल ओनली, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मतलब इन अ वे माई आइडिया इज दैट हमें एग्जामिनर को ये बताना है दैट वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस वेरी एग्जामिनेशन। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब आपको ये नहीं दिखाना एग्जामिनर को कि भाई मैं तो मुंह उठा के आ गया और रैंडमली कुछ भी लिख दूंगा, नहीं। हमें एग्जामिनर को मतलब ये बताना है। आई विल बी कमिंग विद मोर सेशंस, हाउ टू राइट इफेक्टिव आर्गुमेंट्स, उसके ऊपर हम सेशन करेंगे सीएपीएफ के आर्गुमेंट राइटिंग। बट आई होप आपको आइडिया मिल गया कि भाई आपने एक फ्लो मेंटेन करना है, आपकी बैलेंस टोन होनी चाहिए, स्ट्रक्चर आपका क्लियर होना चाहिए। पहले आप स्टेटमेंट्स को समझो, उसके बाद लिखो, फॉर और अगेंस्ट क्लियरली लिखो। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट थर्ड क्वेश्चन जो आपका आएगा इसमें बेटे वो होगा रिलेटेड टू द रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, ये है वैसे छोटा सा 20 मार्क्स का ही है, एक रिपोर्ट 10 मार्क्स की है, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, very important thing is that whenever we are talking of a report, we always have to have a proper format of the report. So उसके ऊपर भी मतलब there are number of sources, so you have to follow a proper format whenever we are talking of the report writing. report writing का format follow करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको इस चीज का खास तौर पर ध्यान देना है कि क्या फॉर्मेटिंग है आपकी। क्लियर? उसके बाद यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ लॉजिकल फ्लो, कोई प्रॉब्लम है उसका रिस्पॉन्स है, इम्पैक्ट, आउटलुक करके इस तरह से लिखना है। और मैं एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे वर्ड लिमिट पे स्टिक करना, वर्ड लिमिट को ब्रीच नहीं करना है आपने, बिकॉज 200 वर्ड्स का है, सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। 16-18 सेंटेंसेस में आपका हो जाएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज की भी ना, बहुत सटीक लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। यू हैव टू यूज अ वेरी टू द पॉइंट काइंड ऑफ थिंग व्हेन यू राइट दैट। इसके ऊपर और भी हम सेशंस करेंगे, बट मेनली व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू बी मेकिंग श्योर कि आपने मतलब अपनी जो रिपोर्ट राइटिंग है उसकी फॉर्मेटिंग का एक प्रॉपर आइडिया लेके चलना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ क्लियर। सो आई एम होपफुल ऑफ दिस एस्पेक्ट that whatever I'm just telling you over here, you are able to understand that thing. आपको बेसिकली एक बेसिक आइडिया जो है यहाँ पर मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग अहेड, रिपोर्ट राइटिंग के बाद बेटे फोर्थ क्वेश्चन जो आता है वो आता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के ऊपर आता है। प्रेसी राइटिंग आपने आई एम श्योर स्कूल में भी की होगी, 1/3 में आपको करना होता है। अब देखो इसमें भी यही है, आपने ना ये जो भी पैसेज है तो मैंने छोटा सा स्निपेट लिया, पूरा पैसेज होगा। सो रीड द पैसेज, पहले तो फटाफट से रीड करो पैसेज को और फटाफट से उसकी अंडरस्टैंड कर लो द सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम क्या है उसकी आपने अंडरस्टैंड कर ली, समझ ली आपने सेंट्रल थीम। उसके बाद इसमें जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो रेपिटेशंस होती है, उसको हटा दो। आपने हटा दिया, और उसके बाद जब आप ये हटा दोगे आप अपने खुद के वर्ड्स यूज करना स्टार्ट करो। जैसे हो सकता है कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज, उसको आप छोटा करके अपने वर्ड्स पे भी लिख देते हो। दैट इज हाउ इट इज। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट वी आर सपोज टू रिड्यूस द लेंथ टू 1/3, पर ये नहीं करना हमने सेंट्रल थीम ही गायब कर दी, वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एनीवन लिविंग इन दिल्ली, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली मार्च इन दिल्ली रेजिडेंट्स विद कूल ब्रीज, blooming tree and vibrant flowers, offering a welcome change from the dust and pollution while also making bird watching easier due to foliage। ये देखिए, तो हमने क्या किया, इसमें से बाकी सारी चीजों को हटा दिया इधर उधर की और हमने 1/3 में लिख दिया। सो आपको कुल मिला के बस यही करना है कि सेंट्रल थीम को समझ के जहां पे भी रेपिटेशंस हो रही हैं वो सब आपने हटा देना है और आपने प्रूफ रीड करना है, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो आपने ग्रामेटिकल एरर्स को रिमूव करना है, वो सही नहीं है। और मैं एक बात बोलूंगा कि हफ्ते में आप 2 प्रेसीज अगर प्रैक्टिस कर लोगे आपका टास्क हो गया, मतलब महीने की 5-6 भी कर लोगे बहुत है। सो बेसिकली यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आपकी ओरिजिनल थीम नहीं मिस होनी चाहिए प्रेसी की, ओरिजिनल थीम ज्यों की त्यों आपकी इंटैक्ट रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओनली देन आई विल से कि यू आर मतलब डूइंग अ ग्रेट जॉब एट दैट। सिंपल, क्लियर? Now the next one which we have is very much important। 5th क्वेश्चन आ जाएगा आपका जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अब इसमें मैं क्या बताऊं आपको, पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है और उसके बाद आपने आंसर करना है। तो इसमें सिंपल सी ये बात है कि भाई आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी इसकी, तो यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या होता है मैं ये भी आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस से क्या होता है, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड एनहांस हो जाएगी। मतलब आप पढ़ते हो जिस स्पीड से और समझते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो, देन आप अप्लाई करते हो, वो जो स्पीड है आपकी वो जब इंटैक्ट सी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, तो दैट वुड बी फाइन। सो यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड द टोन, इंटेंट, जो इन्फ्रेंस है उसका वो आपको पिक करना है और आपने क्वेश्चंस को फिर आंसर करना स्टार्ट कर। एक बार आप रीडिंग कर लो, उसके बाद हर एक क्वेश्चन जब आप आंसर कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आप देखते रहोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और मैं एक ही चीज बोलूंगा दैट यू हैव टू आंसर
ट्राई टू आंसर इन योर ओन लैंग्वेज एज इट इज, आप कॉपी पेस्ट मत करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, आप अपना उसको अंडरस्टैंड करो, उसके बाद अगर आप लिखोगे दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। ऑलराइट, मूविंग अहेड, व्हेन वी मूव अहेड ऑफ दिस, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये आ जाती है इंग्लिश की ग्रामर। अब ये भी पूरी प्रैक्टिस की गेम है, रीराइटिंग ऑफ द सेंटेंस हो गया, राइट वन सेंटेंस ईच यूजिंग दीज वर्ड्स, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, तो ये करेक्शंस वगैरह करनी, ये सब चीजें हैं, दैट ऑल कम्स विद द बेसिक प्रैक्टिस, व्हेन यू डू दैट यू विल बी गुड एट इट, नो डाउट अबाउट दैट। सो कुल मिला के देखो यही चीज है कि आपको ना पेपर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चलो पेपर अटेम्प्ट तो करना, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा कि पहले 1.25 घंटे में 1 आवर 15 मिनट्स तक आपका ऐसे हो जाना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब आपने वो कर दिया ना, तो आप ये मान के चलो कि आपका अच्छा खासा चंक हो गया, उसके बाद यू मूव अहेड। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट आपने 1 आवर 15 मिनट्स अगर ऐसे को कर दिया है, उसके बाद के आपने अराउंड 30 मिनट्स दे दिए किसको, जो आपका आर्गुमेंट्स है। सो पहले 2 घंटे में आपने आर्गुमेंट्स, एसे और रिपोर्ट राइटिंग कर लिया अगर, तो फिर इंपॉर्टेंट क्या रह जाता है आपका, फिर प्रेसी हो जाती है, ठीक है। प्रेसी को आप कितना टाइम ले लोगे, मे बी 20-30 मिनट्स मैक्सिमम, और जो बचता हुआ टाइम है वो आप ग्रामर को दे दोगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इस तरह से यू कैन प्लान, मतलब ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। कई बच्चे 1 घंटे में ही चारों ऐसे कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। 1 घंटे 10 मिनट ले लो उसमें, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। 1 घंटे अगर आपने 10 मिनट ले लिए हैं तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन थिंग। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपना जो टाइम है उसको मैनेज कर रहे हो, दैट इज टोटली अप टू यू। सो अगर आपने 1 घंटे 10 मिनट तक भी ऐसे कर लिए हैं, उसके बाद के 30 मिनट अगर आपने दे दिए अपने आर्गुमेंट को, उसके बाद थोड़ा सा टाइम रिपोर्ट राइटिंग को मिलेगा, बाद में तो आपका प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर बचती है। दैट्स, कई बच्चे पीछे से स्टार्ट करते हैं, वो ग्रामर पहले कर लेते हैं, क्योंकि दैट इज टोटली अप टू यू कि आप किस प्रकार से प्लान करते हैं। मैं उसमें आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता आपकी क्रिएटिविटी को, बस मेन बात यह है कि हर एक चीज के नुआंसेस का ध्यान रखें। And make sure in case of any queries you contact on these numbers, WhatsApp आप ड्रॉप कर सकते हैं, will be reverting back। अगर सेशन अच्छा लगे तो make sure you hit the like button and do share it with your friends so that they can also decode the paper 2 very well effectively। पेपर 2 को इफेक्टिवली डिकोड करना बहुत जरूरी है। सो मैंने ये 20 मिनट में कोशिश की आपको इसके नुआंसेस को समझाने की। आई होप ये सेशन से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स मी आकाश देव साइनिंग ऑफ, एंड आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।